तो अब अपन कर लेते हैं इंडिया 33 ईपीएस। अब मैं आपको ईपीएस करा देता हूँ। देखो ईपीएस के नोट्स तो नहीं हैं, पर इनको अभी मैंने सिस्टम पे लिखना बाकी है, इस वजह से ये अभी हैंड राइटिंग के अंदर ही है। ये रफ हैंड राइटिंग है, बस नए नोट्स थे तो मैंने ये यूज़ में ले लिए ताकि इसी से पढ़ा दूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको जितना पढ़ाऊँ उतना देखना। देखो ईपीएस के अंदर 2 ईपीएस होते हैं, बेसिक और डाइल्यूटेड। दोनों आपको कैलकुलेशन सीखनी है। सबसे पहले बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस की आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? प्रॉफिट या लॉस अवेलेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। अब ईपीएस जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव आए तो डरना नहीं है। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स आ रहा है यहाँ पे वर्ड बार बार, तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है? ओरिजिनल इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओरिजिनल मतलब जो एक्चुअल में शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। इंडिया 109 में जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई होते हैं ना, उनको नहीं लेना है। ठीक है, केवल जो ओरिजिनल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जो प्रॉफिट बचा हुआ है और उनके जो है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो लेने होते हैं आपको। अब प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स आप कैसे निकालोगे? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मान लो दे रखी है, तो इंटरेस्ट लेस कर दो, एक्सपेंस ऑन लोन और डिवेंचर वगैरह का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, लेस टैक्स कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, लेस प्रेफरेंस वालों को कोई डिविडेंड पे किया वो लेस कर दो, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। ये आ गया प्रॉफिट लॉस अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन में गलती ना हो। प्रॉफिट लॉस जो आप ईपीएस निकालने के लिए लेते हो उसमें कभी भी ओसीआई को आप पार्ट नहीं बनाओगे। पीएनडल में 2 पार्ट होते हैं, पहला नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, फिर ओसीआई वाला प्रॉफिट निकालने का। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना उसी से ईपीएस निकाला जाता है, ओसीआई पार्ट को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। सेकंड नोट देखिए, इंडिया 33 के क्वेश्चंस की जनरल अजम्पशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डायरेक्टली यहाँ लेस किया, बीआईटी में थे, और प्रेफरेंस डिविडेंड डायरेक्टली यहाँ लेस किया, क्योंकि इंडिया 33 के क्वेश्चंस में ये अजम्पशन रहेगी हमेशा कि इंडिया 109 नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। यानी पुराने ज़माने में जैसे होता था ना, डिवेंचर लोन नॉर्मल लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट पीएनडल में जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? आपके इक्विटी का पार्ट होते हैं, तो इनका जो डिविडेंड है वो आपके प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पुराने ज़माने में जो अजम्पशन होती थी वही आपको लेनी पड़ेगी। तो लोन, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इनको आप लाइबिलिटी जो है वो मानो, और इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कूपन वाला वो भी। और प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी मानो, इस पे फेस वैल्यू पे कूपन डिविडेंड रेट से आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस इंडेक्स के क्वेश्चन में हम इंडेक्स 109 को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि इंडेक्स 109 अप्लाई करना है, तो आपको उसको अप्लाई करने की इन्फॉर्मेशन भी देगा, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना मार्केट इंटरेस्ट रेट देगा। मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर क्वेश्चन में दे दी ना, तो समझ जाओ फिर आपको पीवी करके 109 लगाना है। ठीक है, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं दे रखी तो आपको इंडेक्स 109 कंप्लीटली इग्नोर करना है इंडेक्स 33 की कैलकुलेशन के पर्पज से। ठीक है, इसके बाद देखिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने न्यूमरेटर पार्ट आपको क्लियर कर दिया पूरा, न्यूमरेटर पार्ट क्लियर है। अब सेकंड डिनोमिनेटर पार्ट देखो। डिनोमिनेटर पार्ट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे लोगे? ये होते हैं आपके ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, ओरिजिनल इक्विटी शेयर, जिनको आप टाइम बेसिस पे एडजस्ट करते हो। यानी आप इसमें क्या करते हो, नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग है उनको प्रोपोर्शनल लेते हो, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने टाइम के लिए वो ईयर में रहे, कितने टाइम के लिए वो हमारी कंपनी में इशू रहे। मान लीजिए कोई शेयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग थे तो वो पूरे साल के लिए रहे। कोई शेयर्स हमने ड्यूरिंग द ईयर इशू करे थे, तो नंबर ऑफ डेज मंथ जितने टाइम के लिए वो इशू रहे डिवाइड बाय 365 या 12। अगर कोई शेयर्स हमने ड्यूरिंग द ईयर बाईबैक करे तो वो आपको लेस करने पड़ेंगे जितने टाइम के लिए वो बाईबैक हो गए थे। मान लो नवंबर में बाईबैक करे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए बाईबैक हो गए तो 4 महीने के लिए लेस होगा। ये आ जाएंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखिए इसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कुछ स्पेशल केसेस में आपको अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी पहला केस है पार्टली पेड अप शेयर्स। मान लीजिए मैंने पार्टली पेड अप शेयर इशू कर रखे हैं, 10 रुपए की इशू प्राइस थी और मैंने 8 रुपए ही अभी लोगों से कलेक्ट करे हैं, 2 रुपए अभी बाकी है। तो ऐसे शेयर्स में आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या होगा? पार्टली पेड प्राइस यानी 8 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। तो आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे उसके। दूसरा बोनस इशू। अगर कंपनी ने बोनस इशू किया है, बोनस इशू में क्या होता है, हम फ्री में शेयर्स दे देते हैं, उसके बदले कोई कंसीडरेशन नहीं लेते। तो ये शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं हमारे रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके। हमारे पास रिजर्व्स पड़े होते हैं, उनमें से शेयर इशू कर देते हैं, पैसा नहीं मांगते। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग बिफोर डेट ऑफ बोनस इशू, बोनस इशू की डेट से पहले जितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की कैलकुलेशन में लेंगे, जैसे शॉर्ट में मैंने वेन्स बोला है, वेन्स की कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक है, और बोनस शेयर में हम ये मानते हैं कि ये है ना पहले से थे, क्योंकि ये रिजर्व
में से इशू करे जाते हैं। तो जो पिछले साल का ईपीएस है ना, पिछले साल का ईपीएस भी आपको फिर रीस्टेट करना पड़ेगा। पिछले साल का भी आपको रीस्टेटेड ईपीएस बताना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट में, क्योंकि आपको 2 कॉलम बनाने होते हैं, करंट और प्रीवियस ईयर का, ताकि आपके ऐसे गलत मिसअंडरस्टैंडिंग ना जाए, मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए अपने यूजर्स को। तो आपको पिछले साल के ईपीएस को भी रीस्टेट करना होता है। पिछले साल जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे उनको भी बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वेंस में लेके पिछले साल का ईपीएस वापस निकालना पड़ेगा। तो आपको बोनस इशू के केस में एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा, उससे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे बिफोर डेट ऑफ बोनस इशू से पहले के जितने भी शेयर्स थे उनको करना, डेट ऑफ बोनस इशू के बाद वाले शेयर्स को मल्टीप्लाई मत कर देना बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से। तो बोनस इशू की डेट वैसे तो इररेलेवेंट है, क्योंकि हम इससे पहले के जितने भी शेयर्स हैं उनमें मल्टीप्लाई करते हैं। बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर ये कैसे आएगा, 1 प्लस बोनस रेशियो। फॉर एग्जाम्पल बोनस रेशियो 1:4 है, तो 1 प्लस बोनस रेशियो 1:4 है, यानी 1/4। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 4 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी आ गया 5/4। ठीक है, यह मैथमेटिकली अगर आप सोल्व करो तो 1 प्लस बोनस रेशियो होता है आपका बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। अब नेक्स्ट देखिए, राइट्स इशू के केस में वेंस की कैलकुलेशन में क्या फर्क आएगा। राइट इशू के केस में आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करंट मार्केट प्राइस से सस्ते में शेयर दे देते हो, यानी आपके राइट इशू में भी कुछ बोनस एलिमेंट इंक्लूडेड है, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसमें भी आपको राइट इशू डेट से पहले के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे उनको राइट एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेंस कैलकुलेशन में। तो वो आप कैसे करोगे, देखो उसके लिए आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग जितने भी थे राइट इशू डेट से पहले वो ले लो, मल्टीप्लाई बाय राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कर दो, मल्टीप्लाई बाय उस दिन से लेकर राइट इशू की डेट तक का टाइम डिवाइडेड बाय 12, उतने मंथ ले लो, प्लस जो शेयर्स राइट इशू के बाद हो गए उनको आप रिमेनिंग टाइम के लिए यानी नंबर ऑफ मंथ आफ्टर राइट इशू डिवाइडेड बाय 12 कर देना। यानी राइट इशू के बाद वाले टाइम में आपको बोनस राइट एडजस्टमेंट फैक्टर का इफेक्ट नहीं डाला। मैंने बोला था ना कि राइट एडजस्टमेंट फैक्टर राइट इशू की डेट से पहले वाले शेयर्स, ठीक है। तो राइट इशू की डेट तक आपको राइट एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो शेयर्स हो गए राइट इशू की डेट के बाद उनको टोटल लेके रिमेनिंग मंथ्स का आपको वेटेड एवरेज नॉर्मली करना है। समझ में आया। सेम यही चीज आपको प्रीवियस ईयर में भी करनी है। प्रीवियस ईयर का ईपीएस यहाँ पे भी रिस्टेट होगा क्योंकि राइट एडजस्टमेंट फैक्टर एक तरीके से बोनस के लिए ही हो रहा है। तो पिछले साल के जो नंबर ऑफ शेयर्स है उनको राइट एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना वेंस कैलकुलेशन में, फिर पिछले साल का रिस्टेटेड ईपीएस आपके पास आ जाएगा। अब राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको थियरिटिकल एक्सराइट प्राइस निकालनी पड़ेगी जो अपन एसएफएम में भी सीखते हैं। वो कैसे आती है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स की मार्केट प्राइस प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय राइट इशू प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन राइट इशू। यह आ जाएगी थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस। और राइट एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस जो अभी अपन ने निकाली थी। इससे आपका राइट इशू का एडजस्टमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने एक लिया था, तो इस एग्जाम्पल में देखो 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 मेरा फाइनेंशियल ईयर में फॉलो कर रहा हूँ। शेयर बिफोर राइट इशू मेरे पास 1000 मैंने इशू कर रखे थे। 31 मार्च 2001 को मैंने राइट इशू करा, एक शेयर इशू कराया है, 5 ऑर्डिनरी शेयर्स के बदले एक शेयर मैंने उनको अनाउंस करा है। तो मार्केट प्राइस राइट इशू से पहले 10 रुपये थी, राइट इशू की एक्सरसाइज प्राइस 7 रुपये है। प्रॉफिट जो है 2001 के लिए 1 लाख रुपीज़ है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, और पिछले साल का प्रॉफिट भी सेम ही था। आपको बेसिक ईपीएस निकालना है करंट ईयर का और पिछले साल का। तो देखो सबसे पहले हम राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं। थियरेटिकल एक्सराइट प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने 1000 मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू 10 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑन राइट इशू। राइट इशू में हम कितने शेयर्स इशू करें, 5 शेयर के बदले एक, यानी 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 यानी 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय राइट इशू की प्राइस 7 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर 1000 प्लस 200, ये आ गया थियोरेटिकल एक्सराइट प्राइस। अब आपकी राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय जो आपने थियोरेटिकल एक्सराइट प्राइस निकाली, ये आ गया आपका राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। अब आपको करंट ईयर का बेसिक ईपीएस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, करंट ईयर का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने थे 1000 मल्टीप्लाई बाय राइट एडजस्टमेंट फैक्टर, ये मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई बाय राइट इशू डेट तक कितने मंथ थे करंट ईयर में। तो राइट इशू कब किया गया, 31 मार्च को, 1 जनवरी से ईयर चालू होता है यानी 3 मंथ, 3/12 प्लस टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू कितने हो गए 1000 प्लस 200 1200 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स आफ्टर राइट इशू यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स। तो ये आ गया आपका करंट ईयर का बेसिक ईपीएस। पिछले साल का ओरिजिनल ईपीएस कितना था, 1 लाख प्रॉफिट था और 1000 शेयर थे, ये था ओरिजिनल। लेकिन पिछले साल का रीस्टेटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा अपने को। रीस्टेटेड ईपीएस कैसे आएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कर दो, ये आ जाएगा रीस्टेटेड ईपीएस। बिल्कुल सिंपल होता है। अभी तक जो बताया वो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन थी पूरी। मैंने आपको न्यूमरेटर भी सिखा दिया, डिनोमिनेटर भी सिखा दिया। मुझे नहीं लगता बेसिक ईपीएस के कोई क्वेश्चन में कभी आपको दिक्कत आएगी।
अब देखिए अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे रखे हैं तो उस केस में बेसिक ईपीएस कैसे निकालोगे। तो समझ लो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। ये एक ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स में भी हिस्सा मांगते हैं, मतलब ऐसी अर्निंग्स जो इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने के बाद भी बच गई कंपनी के पास तो उसमें हिस्सा मांग लेते हैं ये लोग। ये होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे केस में बेसिक ईपीएस निकालने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले पता कर लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग कितनी है, यानी पैट में से प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस कर दो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स। अब इसमें से भी हिस्सा मांगेंगे कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उन्हें बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो अब बेसिक ईपीएस कैसे निकलेगा वो देखो। इसके लिए स्टेप 2 में आपको अब क्या करना पड़ेगा, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है ना इसको इक्विटी शेयर्स और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर दोनों में बांटना पड़ेगा। वो बांटोगे कैसे, एक रेशियो में बांटा जाता है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एक रेशियो होगा उस रेशियो में आप बांट देते हो। तो उसके लिए आपको क्या अज्यूम करना है कि इक्विटी शेयर वालों को तो मान लो इसमें से एक्स रुपीज मिलेंगे, इक्विटी शेयर को तो आप एक्स अज्यूम कर लेना और अकॉर्डिंगली आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को कितना मिलेगा वो अज्यूम कर लेना। क्वेश्चन में मान लो बोला हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इक्विटी शेयर्स का 30% मिलेगा तो यानी 0.30x हो गया उनका। समझ में आ गया जो भी इंफॉर्मेशन होगी। तो इक्विटी वालों को मान लो x मिलेगा तो उसको 0.30x पर शेयर। तो अब टोटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स को आपको बांटना है तो कैसे बैठेगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इक्विटी शेयर में कितना अलोकेशन कर रहे हो यानी x, प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय अलोकेशन प्रेफरेंस शेयर में कितना कर रहे हो वो आपका आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपकी x की कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है, यानी इक्विटी शेयर्स वालों को कितना बटेगा इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स में, इक्विटी शेयर वालों का हिस्सा कितना होगा। बस अब बेसिक ईपीएस निकाल सकते हो। ईपीएस क्या होता है, जो इक्विटी शेयर के लिए पैसा है, यानी इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड आपने दिया वो भी ईपीएस का पार्ट होगा। क्योंकि ईपीएस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, डिविडेंड इक्विटी का लेस नहीं करते अपन। तो जो डिविडेंड आपने इक्विटी वालों को बांट दिया पर इक्विटी शेयर वो ईपीएस का पार्ट होगा। प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग में जो इक्विटी वालों का हिस्सा है जो हमने एक्स मान के कैलकुलेट करा वो ईपीएस का पार्ट होगा। तो इन दोनों का टोटल कर दोगे बेसिक ईपीएस आ जाएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के केस में। इसके क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक आया नहीं है तो एग्जाम में आ सकता है। ऐसे राइट इशू भी अभी तक पूछा नहीं गया तो राइट इशू भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट इशू का बेसिक ईपीएस या फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का बेसिक ईपीएस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी मैं मार्क करा दूंगा। अब आ जाइए डाइल्यूटेड ईपीएस में। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब है कि आपका बेसिक ईपीएस कम हो जाए। बेसिक ईपीएस कम हो जाए अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इशू हो जाते हैं। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब ऐसे इक्विटी शेयर्स जो अभी तो है नहीं कंपनी में पर हो सकते हैं। मैंने मान लो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या डिवेंचर्स हैं, ऑप्शंस या वारंट्स दे रखे हैं या कंटिजेंट शेयर्स दे रखे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बदले फ्यूचर में इक्विटी शेयर आ सकते हैं, हमें नजर आ रहे हैं, पोटेंशियल है। तो अगर उनके इशू होने पे बेसिक ईपीएस में कमी आती है तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा, बेसिक ईपीएस में जो प्रॉफिट लॉस आपने यूज में लिया था वो ले लो एज इट इज, और अर्निंग्स में क्या एडजस्टमेंट करना है पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से वो कर दो ऐड। फिर इसके बाद डिनोमिनेटर में जो बेसिक ईपीएस में वेन्स लिया था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो ले लो एज इट इज, प्लस शेयर्स में कितना एडजस्टमेंट करना है ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर वो ऐड कर दो। अब इसकी वजह से जो डीईपीएस आएगा अगर ये बेसिक ईपीएस से कम आता है तो यानी ये डाइल्यूटिव है, बेसिक ईपीएस को डाइल्यूट कर रहा है, कम कर रहा है, तो आप इसे डाइल्यूटेड ईपीएस के नाम से रिपोर्ट कर दोगे। मान लो हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा हो जाता है तो आप इसे बोलोगे एंटी डाइल्यूटिव, ये बेसिक ईपीएस को कम नहीं कर रहा है ये बढ़ा रहा है, तो आप इसे एज ए डाइल्यूटेड ईपीएस रिपोर्ट नहीं करोगे। फिर ऐसे केस में आप डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस को ही मान लोगे, डाइल्यूटेड ईपीएस भी बोल दोगे सेम बेसिक ईपीएस जितना है। समझ में आया। कुछ क्वेश्चन में आपको बोलेगा इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालो फॉर ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो आप देख लो उस पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से अर्निंग्स में कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर्स में कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वही होता है इंक्रीमेंटल ईपीएस। अब देखिए एडजस्टमेंट कितना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एडजस्टमेंट करना आ गया तो डाइल्यूटेड ईपीएस आ गया। अब एडजस्टमेंट कितना होगा हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर का वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले कन्वर्टिबल डिवेंचर्स बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कैसे एडजस्टमेंट करोगे। तो सबसे पहले कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो न्यूमरेटर यानी अर्निंग्स में कितना एडजस्टमेंट करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर दो, क्योंकि वो अगर कन्वर्ट हो गए तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करना पड़ेगा तो ऐड कर दो। शेयर्स में कितना एडजस्टमेंट करोगे यानी डिनोमिनेटर में जो भी उन प्रेफरेंस शेयर के बदले आपको इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट करने वाले हो वो ऐड कर दो। ऐसे ही अगर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स या बॉन्ड्स हो तो क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या ऐड होगा, उसका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा लेकिन टैक्स सेविंग भी नहीं होगी फिर, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कभी भी टैक्स सेविंग होती नहीं है। और डिनोमिनेटर में जो भी आप इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट करोगे, अब यहाँ पे आप ये जो एडजस्टमेंट करोगे अर्निंग्स में या डिनोमिनेटर में शेयर्स में, इसमें आपको टाइम फैक्टर भी लगाना पड़ेगा। टाइम फैक्टर कितना लगाओगे, ईयर जिस दिन से बिगिनिंग हो रहा है वो दिन या जिस दिन वो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आपने इशू किया, इन दोनों में से जो भी बाद वाला दिन है लेटर वो आप ले लोगे। और कब तक का लोगे, जब ईयर एंड हो रहा है और जिस दिन आपने उसको एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया, एक्चुअल में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, वो उन दोनों में से जो भी अर्लियर है।
क्योंकि एक्चुअल में कन्वर्ट होने पे तो वो फिर बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में ही आ जाएगा ना। तो जब तक वो एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो डाइल्यूटेड है। क्लियर है? यही सोच रख के आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है। जब आप एडजस्टमेंट इन अर्निंग्स करोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट ये तो होगा ही। इसके अलावा इसकी वजह से अगर कोई और इम्पैक्ट आता है, मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है मैनेजमेंट बोनस चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट बोनस पैट के अकॉर्डिंग मिलता है, और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का अगर इंटरेस्ट बंद हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, तो बाद में पैट बढ़ेगा तो मैनेजमेंट बोनस भी बढ़ेगा। तो मैनेजमेंट बोनस अलॉन्ग विद दिस टैक्स इंपैक्ट ये भी चेंज करना पड़ेगा। कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस में चेंज आएगा, ये करने की वजह से वो भी इम्पैक्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है मल्टीपल कन्वर्जन रेशियो और मल्टीपल पॉसिबल सिनेरियो फॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन कन्वर्जन, आपको बोला अगले साल कन्वर्ट करें तो 130 शेयर देंगे, उससे अगले साल कन्वर्ट करें तो 125 देंगे, फिर कन्वर्ट करें तो 135 देंगे। तो मल्टीपल कन्वर्जन रेशियो दे रखा है, तो आपको जो मैक्सिमम वाला नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो लेने हैं, क्योंकि हमें डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। डाइल्यूटेड कैसे आता है? जितना ज़्यादा कम होगा तो वो मैक्सिमम से होगा। इसके बाद सेकंड ये हो गए कन्वर्टिबल के केस में क्या एडजस्टमेंट करने हैं, बस इतना ही था। ऑप्शन या वारंट्स उसके केस में क्या करोगे? न्यूमरेटर में अर्निंग्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा इस ऑप के केस में। शेयर्स या डिनोमिनेटर में क्या एडजस्टमेंट होगा वो देखो। शेयर्स या डिनोमिनेटर में आपका शेयर अंडर ऑप्शंस ले लो, आपने कितने ऑप्शन अनाउंस करे, मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस माइनस एग्जैक्ट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। क्योंकि जो शेयर्स ऑप्शंस में दिए जाते हैं ना, उसमें कुछ एक्सरसाइज प्राइस भी चार्ज करते हैं, और पोटेंशियल में हम वो शेयर्स लेते हैं जिनके बदले हम फ्यूचर में पैसे नहीं लेने वाले हैं। तो जितने शेयर्स हम ऑप्शंस में दे रहे हैं, मान लो 1000 अनाउंस करें, लेकिन मार्केट प्राइस है एक शेयर की 500 रुपये, लेकिन हमने बोला कि आप तो है ना 300 रुपये में ही खरीद लेना, तो 200 रुपये का तो फ्री का ऑप्शन है, तो 200 रुपये का जितना पोर्शन है उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स आप बढ़ाओगे। अब टाइम फैक्टर यहाँ पे भी लगेगा। टाइम फैक्टर कब से लगाओगे? ईयर बिगनिंग या ग्रांट डेट, जब आपने ऑप्शन ग्रांट करे थे विच एवर इज लेटर, टू ईयर एंड, या फिर जब ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए, जब एक्चुअल में कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में, विच एवर इज अर्लियर। सिंपल होता है, लॉजिकली सोचना है। लास्ट कंटिंजेंट शेयर्स, इसका क्वेश्चन भी है जिसको लोगों को समझ में आता नहीं है, देख लो वापस से अच्छे से समझ लो। इसका मतलब है जो भी शेयर बिजनेस कॉम्बिनेशन में अपन इशू करेंगे, कुछ कंडीशन के फुलफिल होने पे, मान लो मैंने टारगेट दे दिया अगर आप एक रिटेल स्टोर ओपन कर लोगे तो मैं इतने शेयर इशू कर दूंगा, मैंने प्रॉफिट टारगेट कर दिया कि आपका प्रॉफिट जिस दिन इतना क्रॉस कर जाएगा उस दिन आपको इशू कर दूंगा। तो ऐसे केस में देखो एडजस्टमेंट इन अर्निंग्स तो कुछ होता नहीं है, एडजस्टमेंट इन शेयर्स ही होता है डिनोमिनेटर में। वो कितना होगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो मैंने प्रॉमिस करे थे, जितने प्रॉमिस करे थे ना उस टारगेट पर, उतने के शेयर्स आप डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हो, लेकिन इसमें टाइम फैक्टर लगाना पड़ेगा। ईयर बिगनिंग या कंटिंजेंट शेयर का जब मैंने एग्रीमेंट किया था वो दिन, विच एवर इज लेटर, टू ईयर एंड, या फिर जिस दिन शेयर एक्चुअल में इशू हो गए, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बस ये हो गया डाइल्यूटेड ईपीएस में कैसे आप करोगे एडजस्टमेंट। अब मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स अगर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालोगे? एक से ज़्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर दे दिए, कन्वर्टिबल डिवेंचर भी दे दिया, इसोप भी दे दिया, और मान लीजिए कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी दे दिया, तो क्या करोगे? उस केस में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर का आप इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालो, वो सिखा दिया मैंने आपको ऑलरेडी एडजस्टमेंट वाला पोर्शन लेके। स्टेप 2 में आप रैंक दे दो हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर को। रैंक 1 आप उसको दोगे जिसका इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम है, क्योंकि जिसका सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा डाइल्यूटिव होगा। फिर रैंक 2, रैंक 3 ऐसे। फिर स्टेप 3, फिर डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करो ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर को 1 बाई 1 रैंकिंग के ऑर्डर में लेते हुए क्यूमुलेटिव बेसिस पे। मान लीजिए पहले आप रैंक 1 वाले पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर करके डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो, फिर रैंक 1 और 2 दोनों को कंसीडर करके डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो, फिर रैंक 1 और 2 और 3 तीनों को कंसीडर करके डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो। और स्टेप 4 में देख लो जो वाला डाइल्यूटेड ईपीएस सबसे कम था इन सब में से, उसी को आप डाइल्यूटेड ईपीएस की तरह रिपोर्ट कर दोगे। जो ईपीएस सबसे कम था इनमें से उसे आप डाइल्यूटेड ईपीएस की तरह रिपोर्ट कर दोगे। अब इस चैप्टर के कुछ अदर टॉपिक्स, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस हो चुका है। प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस, आप ईपीएस कंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूड और टोटल ऑपरेशन तीनों से प्रेजेंट करते हो। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जिनमें बिजनेस चल रहा है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जिनका बिजनेस हम बंद कर रहे हैं। तो देखो डाइल्यूटिव ईपीएस अगर हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, तो बेसिक ईपीएस आप सबसे प्रेजेंट कर दो, डाइल्यूटेड ईपीएस आप पहले कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से निकालो। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का अगर डाइल्यूटेड ईपीएस डाइल्यूटिव आता है तो आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और टोटल ऑपरेशन का भी डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल दो और प्रेजेंट कर दो, चाहे फिर वो एंटी डाइल्यूटिव भी क्यों ना हो, आपको एज इट इज प्रेजेंट कर देना है। लेकिन अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डीईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस एंटी डाइल्यूटिव आता है तो आपको डीईपीएस सेम बीईपीएस जितना मान लेना है कि बीईपीएस ही हमारा डीईपीएस है। और ऐसे केस में फिर आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और टोटल ऑपरेशन का डाइल्यूटेड ईपीएस अलग से नहीं निकालना, उसको प्रेजेंट नहीं करना है आपको, चाहे वो डाइल्यूटिव क्यों ना हो, क्योंकि हमारा कंटिन्यूइंग का एंटी डाइल्यूटिव आ गया ना, तो नॉन कंटिन्यूइंग और टोटल ऑपरेशन का आपको फिर अलग से नहीं निकालना है। आपको जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो बेसिक ईपीएस के बराबर बता देना सारे। समझ में आया?
अब देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ईपीएस कैसे निकालते हैं, ग्रुप कंपनीज के केस में, जिसे हम ग्रुप ईपीएस या कंसोलिडेटेड ईपीएस बोलते हैं। तो बेसिक ईपीएस ग्रुप का कैसे निकलेगा, यानी पेरेंट कंपनी सीएफएस में, सीएफएस एक तरीके से सीएफएस का ईपीएस बोल दो। तो सीएफएस में क्या होता है, एक तो पेरेंट कंपनी होती है प्लस सब्सिडी में जितना अपना शेयर होता है वो होता है। तो इस केस में ईपीएस कैसे निकलेगा, पेरेंट का खुद का प्रॉफिट लॉस जो उसके खुद के शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल है, पेरेंट का प्रॉफिट लॉस जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल है, डिवाइड में पेरेंट कंपनी के खुद के इक्विटी शेयर्स, क्योंकि सीएफएस में जो इक्विटी शेयर्स आते हैं वो केवल पेरेंट कंपनी के आते हैं। तो ये तो आ जाएगा बेसिक ईपीएस। अब प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट, ये कैसे निकालेंगे, देखो सीएफएस है, मान लो सीएफएस में अगर हम प्रॉफिट दिखाते हैं ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में, वो कौन सा प्रॉफिट होता है, एक तो पेरेंट का खुद का, एक पेरेंट का खुद का, और एक उसने जो सब्सिडरी में शेयर लिया होता है, सब्सिडरी के पोस्ट में जो शेयर लिया होता है वो ही तो आता है। तो पेरेंट के शेयर होल्डर्स को कौन सा प्रॉफिट मिलता है, एक तो खुद का और एक सब्सिडी में जो उन्होंने शेयर लिया होता है पोस्ट में, अभी मैंने इंडिया 110 में बताया था। तो प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट कैसे आएगा, एक तो पेरेंट का खुद का और एक जो उन्होंने सब्सिडी के प्रॉफिट में शेयर लिया है वो। अब ग्रुप का डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालोगे, प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पेरेंट एडजस्टेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, और ऐसे ही डिवाइड में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पेरेंट एडजस्टेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। अब देखो आप प्रॉफिट लॉस एडजस्टेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कैसे निकालोगे। अब देखो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की वजह से कैसे इफेक्ट आएगा न्यूमरेटर के अंदर प्रॉफिट में, तो पेरेंट का खुद का प्रॉफिट आ जाएगा, पेरेंट का खुद का प्रॉफिट यही मिलता है पेरेंट के शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा पेरेंट की खुद की अर्निंग्स में जो एडजस्टमेंट हुआ है, पेरेंट के मान लो खुद के कोई डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स थे तो उसकी वजह से अर्निंग्स में जो इफेक्ट आया है वो ले लोगे। इसके बाद जो पेरेंट सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है उसमें शेयर ले लोगे, सब्सिडी के प्रॉफिट में शेयर, लेकिन सब्सिडी का कौन सा वाला प्रॉफिट लोगे, सब्सिडी का एडजस्टेड प्रॉफिट लेना। हो सकता है सब्सिडी की बुक्स में भी कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स थे तो उसको एडजस्ट करने के बाद सब्सिडी का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, उसको एडजस्ट करने के बाद सब्सिडी का प्रॉफिट क्या हुआ होगा उसमें शेयर लेंगे अपन पेरेंट। तो यहाँ पे देखो आपको क्या ध्यान रखना है, डाइल्यूटेड ईपीएस स्पेशल होगा, प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट कैसे आएगा, पेरेंट की खुद की अर्निंग्स का शेयर, पेरेंट की खुद की अर्निंग्स, इसके अलावा पेरेंट की अर्निंग्स में कोई एडजस्टमेंट हुआ है पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से, होता है ना पेरेंट के खुद के अगर डाइल्यूटेड ईपीएस वाले होंगे कुछ आइटम पोटेंशियल इक्विटी शेयर तो उसका एडजस्टमेंट हुआ होगा। फिर सब्सिडी के अगर कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर थे तो उसने अपनी अर्निंग्स एडजस्ट कर ली होंगी, तो सब्सिडी की जो एडजस्टेड अर्निंग्स है उसमें पेरेंट का शेयर। तो ये 3 आइटम आएंगे न्यूमरेटर में, डिवाइड में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी एडजस्टेड लोगे, पेरेंट के खुद के शेयर्स, इसके अलावा पेरेंट के खुद के शेयर्स में अगर कोई एडजस्टमेंट हुआ है पेरेंट के खुद के पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से, ठीक है, पेरेंट के खुद के अगर कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर थे उसकी वजह से एडजस्टमेंट हो सकता है ना, सब बता चुका हूँ। उसके बाद होगा ये स्पेशल टॉपिक है तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको सारा टॉपिक रिवाइज करा चुका हूँ इंडिया 33 का, एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मार्क करा देता हूँ। देखो एक तो क्वेश्चन नंबर आप 3 या 4 में तो कोई सा भी कर लो, वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वाला है, मैंने एग्जांपल से बता दिया था वैसे ही होगा। आप देखो सबसे पहले प्रॉफिट ले लोगे, प्रेफरेंस का डिविडेंड और इक्विटी को जो डिविडेंड बांट दिया वो लेस कर दोगे तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग। अब आपको बोला हुआ है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है ना, इसमें प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट करेंगे 20:80 के रेशियो में विद ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ऑर्डिनरी शेयर्स को मान लो मैं एक्स दूंगा, मैंने बोला इक्विटी शेयर वालों को अगर एक्स दूंगा तो प्रेफरेंस वालों को कितना मिलेगा 20:80 यानी 1:4 1/4 यानी 1/4x। तो अब बस आपको क्या करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग 46,000 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है मान लो इस क्वेश्चन में 10,000 है इंटू एक्स, प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इस क्वेश्चन में 6,000 है इंटू 1/4x, प्रेफरेंस वालों को ये देना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स आपको मिल जाएगा, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स में इक्विटी को आपको यहाँ पे ए निकालो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग में इक्विटी को आपको 4 रुपये का शेयर देना है और यहाँ डिविडेंड जो इक्विटी को आप बांट रहे थे वो था 2.10। तो बेसिक ईपीएस कितना हो गया 4 और 2.10 यानी 6.10। समझ में आया, ये था वो क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक का बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 राइट इशू का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया नहीं है तो आ सकता है, और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कराई दी थी।
एक ये सोप वाले का क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना, इसका भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया, इसको भी मैंने एग्जांपल से प्रैक्टिस करा दी थी, एक एग्जांपल लिया था सोप का, सेम वैसे ही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज तक आया नहीं है, कंटिजेंट शेयर्स का है, कंटिजेंट शेयर्स का क्वेश्चन है, आज तक आया नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। इसको देखता हूँ मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊँ, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट और मार्क करा देता हूँ। ये क्वेश्चन 19 वही कंसोलिडेटेड ईपीएस वाले का है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी तक आया नहीं, तो एग्ज़ाम में आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको देखने को मिल जाए। और एक ये है आपका डाइल्यूटेड ईपीएस, मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑप्शन है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, तो निकाल लो। आप हर का इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल लोगे और उसके बाद उनकी रैंकिंग दे दोगे। देखो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाला सबका, जिसका इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम होगा उसकी रैंकिंग 1, जिसका उससे ज़्यादा होगा उसकी रैंकिंग 2, जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी रैंकिंग 3। इसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट ले लोगे, नंबर ऑफ शेयर्स ले लोगे, रैंकिंग 1 वाले को पहले कंसीडर किया, उसके बेसिस पे डाइल्यूटिव निकाला, फिर रैंकिंग 2 वाले को और कंसीडर करके कम्युलेटिव निकाल लिया डाइल्यूटिव, और फिर रैंकिंग 3 वाले को कंसीडर करके और ईपीएस निकाल लिया। इन तीनों में से जो भी सबसे ज़्यादा कम होगा वही होगा आपका डाइल्यूटिव ईपीएस। तो इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। तो ये हो गया आपका, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे मैंने आपको बता दिए। एक मैं कंटिजेंट शेयर्स वाला और आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो कंटिजेंट शेयर्स वाले में आपके अभी तक 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन में कुछ शेयर देने की बात करी है। अगर एक न्यू रिटेल साइट ओपन करते हैं तो 5000 शेयर्स दूंगा हर साइट के बदले, और अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पूरे साल भर का 20 लाख को क्रॉस कर गया तो हर 1000 रुपये के बदले मैं 1000 शेयर्स इशू करके दूंगा। तो 1 मई 2001 को एक साइट ओपन हो गई, 1 सितंबर 2001 को एक साइट ओपन हो गई, तो नए शेयर इशू होते जाएंगे। ईयर टू डेट प्रॉफिट आपको बता रखा है, 11 लाख का प्रॉफिट हुआ 31 मार्च को, विथ सेकेंड क्वार्टर में इतना प्रॉफिट, सेकेंड क्वार्टर में ईयर टू डेट इतना प्रॉफिट हो गया, थर्ड क्वार्टर में ईयर टू डेट इतना प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमें कुछ लॉस हो गया था, और लास्ट फोर्थ क्वार्टर यानी ईयर एंड आते आते ईयर टू डेट प्रॉफिट दे रखा है 29 लाख हो गया। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक ईपीएस बेसिक ईपीएस में सबसे पहले आप अर्निंग्स देखो, अर्निंग्स फर्स्ट क्वार्टर में कितनी हुई 11 लाख वो ले ली, सेकंड क्वार्टर में कितनी हुई 23 माइनस 11 12 लाख, थर्ड क्वार्टर में 90 माइनस 23 यानी नेगेटिव 4 लाख, और लास्ट क्वार्टर में 29 माइनस 19 यानी 10 लाख की अर्निंग, पूरे साल की 29 लाख अर्निंग। ये पूरे क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज कर दिया क्योंकि क्वार्टर वाइज इन्फॉर्मेशन थी तो हमें क्वार्टर वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं 10 लाख, तो ये आएंगे अपने पास 10 लाख, ठीक है, पूरे साल भर में। बेसिक ईपीएस में जो शेयर इशू हो चुके होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा देखो कोई और शेयर इशू हुआ क्या ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर सर 1 मई को साइट ओपन हो गई थी, तो 1 मई से साइट ओपन हो गई तो बेसिक ईपीएस के शेयर इशू हो गए होंगे 5000 शेयर, तो 5000 1 मई से 31 दिसंबर, यानी आपका कितना पीरियड हो गया, 8 महीने हो गए क्या, ठीक है 8 महीने हो गए, तो 8 महीने का वेटेड एवरेज करोगे तो 3333 आ जाएगा, ले लो वो। कौन से क्वार्टर में लोगे, सेकंड क्वार्टर, क्योंकि मई इसी क्वार्टर में आएगा तो आप इस अकॉर्डिंग ले लोगे। इस क्वार्टर में भी देखोगे तो 2 महीने के लिए रहेगा, 2/3 करोगे तो भी यही आएगा 3333। इसके बाद देखो नेक्स्ट 1 सितंबर को और शेयर साइट ओपन हो गई तो तब भी शेयर इशू होंगे 5000, तो 5000 शेयर सेकंड थर्ड क्वार्टर में भी इशू होंगे। अब थर्ड क्वार्टर में देखो क्या होगा, 1 सितंबर को साइट ओपन हो रही है, 1 सितंबर को आपकी साइट ओपन हो रही है, तो 1 सितंबर यानी थर्ड क्वार्टर कंप्लीट कब होगा, 30 सितंबर, यानी 1 महीने के लिए रहा, तो 1/3, तो यानी ये हो गया 1667। अब देखो थर्ड क्वार्टर में 1667 तो थर्ड क्वार्टर की साइट के मिलेंगे, और 5000 शेयर्स पुरानी साइट की है जो इस क्वार्टर में ओपन हो गई थी, तो थर्ड क्वार्टर में तो पूरे तीनों महीने रही होगी, तो 5000 प्लस 1667 यानी 6667। फोर्थ क्वार्टर में 5000 शेयर्स तीनों महीने रहे होंगे पूरे टाइम, तो 10,000 आ गया। फुल ईयर में आपको क्या करना है, ये 5000 शेयर्स, पहले वाले 5000 शेयर्स तो 8 महीने रहे, उस अकॉर्डिंग देख लेना, और दूसरे वाले 5000 शेयर्स कितने टाइम रहे, 4 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस अकॉर्डिंग आप निकाल लेना इनका वेटेड एवरेज करके, तो आपको मिल जाएगा। तो आपका वेटेड एवरेज करने के बाद वेन्स आ जाएगा और बेसिक ईपीएस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डाइल्यूटेड ईपीएस पे आ जाओ, डाइल्यूटेड ईपीएस में भी अर्निंग सेम आ गई, अर्निंग्स का कोई इफेक्ट आना ही नहीं है। अब देखो डाइल्यूटेड ईपीएस में बेसिक ईपीएस वाले शेयर्स ले लिए मैंने, बेसिक ईपीएस वाले शेयर्स ले लिए। अब आप पता क्या करना, बेसिक ईपीएस वाले ये शेयर्स एज इट इज उठा लेना, ठीक है, बेसिक ईपीएस वाले ये शेयर्स उठा लेना। इन्होंने अलग तरीके से प्रेजेंट करा अपना, अपन तो सब कुछ मैच करा देंगे लास्ट में,
अपने को बस कैलकुलेशन क्या करनी है, बेसिक ईपीएस वाले शेयर्स लेना है और एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट देखो क्या होगा, कंटिजेंसी का। तो कंटिजेंसी का एडजस्टमेंट कब होता है, आपका जब बिगिनिंग होगी तब से, या फिर कंटिजेंट शेयर एग्रीमेंट विच एवर इज लेटर से, और 2 जब शेयर एक्चुअल में इशू हो गए, और ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर तक। तो पहली कंटिजेंसी है रिटेल साइड की, तो एग्रीमेंट तो हमने बहुत पहले किया हुआ है, तो तब से ही हम मान लेंगे, तब से लेकर आपका जब शेयर इशू हो गए, शेयर कब इशू हुए 1 मई, शेयर कब हुए आपके 1 मई। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इस क्वार्टर के अंदर इफेक्ट डालना पड़ेगा, सेकंड क्वार्टर के अंदर। सेकंड क्वार्टर में इफेक्ट जाएगा, सेकंड क्वार्टर में कितना इफेक्ट जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, यानी 1 मई तक का, क्योंकि 1 अप्रैल आपकी बिगिनिंग डेट है, उस क्वार्टर की बिगिनिंग डेट है, और उसके बाद 1 मई कौन सी डेट है, जब एक्चुअल में इशू हो गए। तो यानी 1 महीने का डाइल्यूटेड रहा और 2 महीने का बेसिक बन गया। तो 1 महीने का डाइल्यूटेड लेना पड़ेगा आपको सेकंड क्वार्टर के अंदर, 1 महीने का। तो 5000 का 1/3 कर लो, 5000 का 1/3, तो यह आएगा 1667। अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो यह आ जाएगा 10,05,000, ठीक है, 10,05,000 आ जाएगा, ये 10,05,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इस क्वार्टर के अंदर। समझ में आई आप। अब इसके बाद देखिए थर्ड क्वार्टर में भी इसी की अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। थर्ड क्वार्टर में देखिए ये आपके शेयर्स उठा लो, अब इसमें एडजस्टमेंट करना है अपने को। एडजस्टमेंट कितना, थर्ड क्वार्टर में देखो ये वाले जो है, पहले वाले तो अब कंटिजेंट बचे ही नहीं है, ये वाले जो है वो कंटिजेंट थे कब से कब तक के लिए, जुलाई अगस्त, 1 जुलाई से लेकर 1 सितंबर, 2 महीने के लिए। तो इसमें 5000 इंटू 2/3, 5000 इंटू 2/3 करोगे यानी 3333, तो ये ऐड कर दोगे तो ये कितना आएगा, 10,10,000, ठीक है। फोर्थ क्वार्टर में डाइल्यूटेड बचे ही नहीं, तो ये एज इट इज शेयर रहेंगे, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये हमने कर दिया रिटेल साइड कंटिजेंसी का इफेक्ट। अब अर्निंग्स की एक कंटिजेंसी और थी, जब प्रॉफिट 20 लाख क्रॉस कर जाएगा, हम 1000 रुपए के प्रॉफिट के बदले, हर 1000 रुपए के प्रॉफिट के बदले 1000 शेयर देंगे। तो पहले क्वार्टर में तो कंटिजेंसी मीट नहीं हो रही, पर सेकंड क्वार्टर में मीट हो रही है, लेकिन शेयर्स तो इशू होंगे ईयर एंड पे, ऐसा लिखा हुआ था पूरे ईयर एंड का प्रॉफिट देना है। लेकिन आप जब कंटिजेंसी देखोगे तो सेकंड क्वार्टर में कंटिजेंसी अगर यही प्रॉफिट मेंटेन रहा तो इशू हो जाने चाहिए। तो सेकंड क्वार्टर में 23 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो सेकंड क्वार्टर में आपका 1 जुलाई से लेकर पूरे क्वार्टर के अंदर डाइल्यूटेड ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में इशू हुआ नहीं है, तो पूरे क्वार्टर में डाइल्यूटेड रहेगा। तो ये आएगा यहाँ पे कितने शेयर्स हुए, 20 लाख डिवाइडेड बाई 1000 रुपीज़ के प्रॉफिट पे 1000 शेयर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके शेयर्स आ जाएंगे। देखो फॉर ईच ₹1000 ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 20 लाख, 20 लाख के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 1000 से डिवाइड कर लो, यानी 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 3 लाख ही आएगा, यानी 3 लाख शेयर्स इसके लेने हैं। तो सेकंड क्वार्टर में टोटल शेयर्स कितने हो गए, 13,05,000। तो देख लो इन्होंने भी 13,05,000 लिया। पहले क्वार्टर में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, सेम ही रहेगा बेसिक ईपीएस वाला। अब थर्ड क्वार्टर में देखो, थर्ड क्वार्टर में देखो आपका 19 लाख प्रॉफिट, 20 लाख से कम है तो अर्निंग कंटिजेंसी आएगा नहीं, तो बस ये 10,10,000 के जो हमने प्रॉफिट निकाले यही रहेंगे, 10,10,000 के। इसके बाद देखो फोर्थ क्वार्टर में आपका फोर्थ क्वार्टर तक आते आते प्रॉफिट हो गया 29 लाख, यानी 20 लाख को क्रॉस कर गया, यानी 9 लाख ऊपर चला गया, यानी 9 लाख आप इसमें और ऐड कर दोगे, 9 लाख अर्निंग कंटिजेंसी के नाम पे ऐड कर दोगे ना, 9 लाख शेयर्स, तो ये आ जाएगा 19,10,000 शेयर्स। तो फोर्थ क्वार्टर में देखो इन्होंने लिए 19,10,000 शेयर्स डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल लो। अब फुल ईयर का देख लो, फुल ईयर के केस में क्या होगा, फुल ईयर के केस में ये आपके शेयर से 10,05,000, ये 10,05,000 थे। अब इसमें क्या है, आपका जो डाइल्यूटेड का इम्पैक्ट है ना वो आपको सही से यहाँ पे देना पड़ेगा फुल ईयर के केस में। फुल ईयर के केस में डाइल्यूटेड का इम्पैक्ट कैसे दोगे, आप देखो ये 10,05,000 तो आप बेसिक का इम्पैक्ट देने के बाद आ रहे हैं, बेसिक का इम्पैक्ट देने के बाद आ रहे हैं। फुल ईयर में आपका कितने टाइम डाइल्यूटेड रहा, कितने टाइम डाइल्यूटेड रहा आपका पहली रिटेल साइड का, वो निकालो, और दूसरी रिटेल साइड का कितने टाइम डाइल्यूटेड रहा वो निकालो। तो पहली रिटेल साइड का कितने टाइम डाइल्यूटेड रहा, 1 जनवरी से लेके 1 मई, यानी 4 महीने, और यहाँ पे कितने महीने रहा, 1 जनवरी से 1 सितंबर, यानी 8 महीने। तो 5,000 का 4 डिवाइडेड बाई 12, 1667, और 5,000 का 8 डिवाइडेड बाई 12, यह आएगा 3333, यानी आपको 5,000 शेयर्स और ऐड करने पड़ेंगे डाइल्यूटेड वाले रिटेल साइड के अकॉर्डिंग, और अर्निंग कंटिजेंसी के आपको 9 लाख तो ऐड करने ही पड़ेंगे क्योंकि ईयर एंड आ चुका है। तो आपके टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10,05,000 प्लस 5,000 10,10,000 प्लस 9 लाख, यानी 19,10,000।
और उसी के बेसिस पे इन्होंने यहाँ कैलकुलेशन करी है। ये मैंने आपको रिवाइज करवाया है फटाफट से, उम्मीद करता हूँ आपने पहले पढ़ रखा होगा। इंडिया 33 हम पूरा रिवाइज कर चुके हैं, कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। इंडिया 33 मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करा दिए।